नमस्कार। यूट्यूब के चैनल सोनांचली कॉर्नर पर इस समय आप सुन रहे हैं उपन्यास कोहबर की शर्त। कोहबर की शर्त जिसे लिखा है केशव प्रसाद मिश्र ने। अब तक आप उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 11 तक का वाचन इस चैनल के वाचन क्रम में सुन चुके हैं। अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 12 का वाचन। अचलगढ़ और बलिहार के बीच ताल में एक 20 बीघे का खेत था, बेहद उपजाऊ। खेत बलिहार की सीमा से लगा हुआ था। पूरी सरेह डुमराव के महाराज की थी। वर्षों पहले डुमराव के महाराज ने इस खेत को बलिहार वालों को बिना लगान दे दिया था। बलिहार के लोग गांव के बच्चों के स्कूल का खर्च, पश्चिम की बारी वाले मंदिर में ठाकुर जी की पूजा इत्यादि के लिए एक पुजारी का खर्च तथा गांव की अनाथ बेवा औरतों की मदद या उनकी बेटियों के ब्याह आदि का खर्च इसी खेत की आमदनी से चलाते थे। पुश्त दर पुश्त से यह खेत बलिहार के कब्जे में चला आता था। इसकी आमदनी का हिसाब किताब तथा खेत की देखरेख 3-4 वर्षों के लिए गांव के किसी व्यक्ति को सौंप दी जाती थी। पिछले 3 वर्षों से इसके कर्ता धर्ता थे सोमेश्वर मिसिर। इन्हीं दिनों डुमराव के महाराजा की हालत बिगड़ने लगी और उन्होंने अचलगढ़ के एक जमींदार से रुपया लेकर इस खेत का पट्टा लिख दिया। पट्टा तो लिख दिया, किंतु खेत बलिहार की ही जोत में रहा। अचलगढ़ के जमींदार ने खेत जोतते समय बलिहार वालों को रोक लिया, किंतु बलिहार के सारे गांव के सामने अकेले जमींदार की चल न सकी। अंत में उसने अदालत में मुकदमा कर दिया। सोमेश्वर मिसिर थे जीभ के बिगड़े, आमदनी खा जाते, मुकदमा की पैरवी ठीक से न हो पाती। मुकदमा बिगड़ गया। 3 वर्षों तक किसी तरह खींचने के बाद बलिहार मुकदमा हार गया। अब आगे क्या होना चाहिए, इसी पर विचार करने के लिए गांव का बटोर हुआ। भनक मिली थी कि आषाढ़ में अचलगढ़ वाला जमींदार खेत पर हल चढ़ाएगा। इस बीच अपील हो जानी चाहिए, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। बिटोर में बूढ़े अधेड़ जवान सभी जुटे। सुमेश्वर मिसिर से पिछले 3 सालों के खेत की आमदनी मांगी गई तो बताया कि आमदनी वाली बही कहीं खो गई है। बड़ी खलबली मची। लोग सोमेश्वर मिसिर के खिलाफ बोलने लगे। लगा झगड़ा बढ़ेगा। काका इसी समय खड़े हो बोले, बही मांगने से अब क्या होगा, ऐसे आदमी को यह काम सौंपना ही बड़ी भारी भूल थी। अब जो हुआ सो हुआ। हुआ सो हुआ कैसे? अपील का खर्च कौन देगा? खेत की आमदनी से मिलने के बाद जो कमी होगी उसके लिए चंदा लग जाए। लोग किसी तरह चुप हुए, लेकिन बाद में कुछ लोग बोले, अगर अचलगढ़ वाला खेत पर कब्जा करने आया तब मौके से अपील हो जाएगी तो वह नहीं आएगा। काका बोले, और आ ही गया तब तब देखा जाएगा। अभी तो जो आगे है उसका निपटारा होना चाहिए। बिटोर में आए हुए लोग इसी बात पर एक राय हो उठ गए। काका अपने खंड की ओर लौट गए। आप सुन रहे थे अभी कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 12 का वाचन। इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए कोहबर की शर्त उपन्यास के खंड 1 के भाग 13 का वाचन। यह बिहंसी जाने कैसे पड़ोस के मीनापुर से यहां चली आई थी, तब जब काकाबो जीवित थी। खा पीकर दरवाजे के आगे धूप में पीठ सेक रही थी। 6 महीनों की गर्भवती बिहंसी पास आ आंचल फैला रोने लगी थी। पास बिठा काकाबो गांव घर जात और रोने का कारण पूछ गई। रोती हुई 35 साल की बिहंसी ने बताया था कि 2 जवान बेटे हैं, सभी ने घर से निकाल दिया। आदमी को मरे 2 वर्ष हो गए। और विहंसी ने काकाबो के पैरों पर सिर टेक कर अपना फूला हुआ पेट दिखा रहने की शरण मांगी। काकाबो पिघल गईं। जाति की कुर्मी उस बिहंसी को अपने घर में शरण दे दी। गोईठा वाला कोने का घर खाली करके एक बसहट दे दी। बिहंसी रोज काकाबो के चरण धो धोकर पीने लगी। कुटौनी पिसौनी से खाने भर को मिल जाता। कमी काकाबो पूरा कर देती। काकाबो की दया
और उपकार से बिहंसी इसी गांव में बस गई। 2-3 महीनों के बाद बिहंसी को एक लड़का हुआ था। काकाबो ने अपनी पतोहू की तरह बिहंसी की सेवा की, किंतु हफ्ते भर बाद नवजात मर गया। काकाबो तो दुखी हुई, किंतु बिहंसी को खुशी हुई, झंझट से फुर्सत मिली। उसके बाद बिहंसी ने अपने घर को लीप पोत कर संवार दिया। गांव घर के लोगों का काम मेहनत से करने लगी। लोगों के बेटे बेटियों की ससुराल तीज त्योहार पर करनी लेकर जाने लगी। ईमानदारी इतनी थी कि गांव भर के लोग बिहंसी को ही खोजते, जिससे लगभग साल भर वह इसी काम में व्यस्त रहती। देखते देखते बिहंसी ने 4 पैसे जुटा लिए। कपड़े लत्ते, बर्तन इत्यादि से पूरी तरह वह बस गई। बिहंसी बलिहार की हो गई, काकाबो की चेरी। गांव में ब्याह शादी पड़ती तो बिहंसी तन मन से जुट जाती थी। भय से रहित बिहंसी काम पड़ने पर आधी रात को भी एक गांव से दूसरे गांव चली जाती। तब जांगर में जोर था। 10-12 बरस बाद देह थकने लगी थी। लड़के भी उसे बार बार बुलाने आए थे, लेकिन बिहंसी नहीं गई। बेटों से कह दिया, जहां की माटी ने दुख में शरण दी, वहीं की माटी से उसकी अर्थी उठेगी। फिर भी बिहंसी शादी ब्याह के कामों में बड़ी रुचि लेती थी। लड़के की बारात जाने पर रात को डोमकच अर्थात रत जगह में वह विशेष काम करती थी। बगल के तिवारी के बेटे की बारात गई थी। कृष्ण पक्ष के द्वादशी की रात। रात को जेठ की हल्की हल्की पुरवा बह रही थी। सारे गांव में सन्नाटा। अगल बगल की सयानी लड़कियां और बहुएं तिवारी जी के घर में जुट गई थी। बिहंसी की खोज हुई। बुलाहट आई तो बिहंसी ने कहा कि बिना गुंजा के वह नहीं जाएगी। लड़कियों ने गुंजा को ले जाने के लिए रूपा से मिन्नतें की। तब गुंजा के साथ बिहंसी डोमकच में पहुंची। फूल की थाली में पानी भरकर कठवत से ढक दिया गया और कठवत के पेदे पर गोईठे की राख फैलाकर 2 लाठियां खड़ी की गईं। ऊपर के सिरों को 2 लड़कियों ने पकड़ा। पेदे पर लाठियों के हुर्रे। धरती पर बैठकर गुंजा अंदाज से रगड़ने लगी। बड़ी ही पैनी पर मधुर आवाज घर आंगन में फैल गई। गुंजा के कंठ से गीत फूटा। मोर पिछुवरिया, बहोरिया का फिड़वा, बिन पुरवा के गहराई। कठोत के स्वर और गुंजा की लय पर ढोलक से ताल निकली। बिहंसी आंगन में नाचने लगी। डोमकच में बिहंसी का नाच मशहूर था। औरतों से खचाखच भरे हुए आंगन में घंटे भर तक बिहंसी नाचती रही और गुंजा एक के बाद एक गीतों के बोल कढ़ाती रही। घंटे भर नाचने के बाद वह थक कर बैठ गई। आधा घंटा सुस्ताने के बाद उसने अपना वेश बदला। गांव के चौकीदार का खाकी कोट पहन, सिर पर लाल पगड़ी बांध ली। मर्दों की तरह धोती पहन, हाथ में लाठी लेकर 2-1 लड़कियों को भी मर्दों की पोशाक पहना घर के बाहर निकली। पास में घर था जालिम अहीर का। जालिम तो बारात में गया था, लेकिन उसका बूढ़ा बाप अपने द्वार पर सो रहा था। जालिम चोर था। गांव के परमेश्वर पांडे का बैल हफ्ते भर पहले चोरी चला गया था। बेहंसी चौकीदार के वेश में जालिम के द्वार पर पहुंची। जाते ही उसके बाप की खटिया के पाए की खटखट लाठी से 2 बार ठोककर मोटी आवाज में पुकारा, जालिम, कौन है? जालिम का बूढ़ा बाप उठ बैठा। हम हैं, थाने के सिपाही। जालिम कहाँ है? मुखिया के द्वार पर बुलाहट है। वह तो बारात गया है। तो तुम चलो। कौन काम है? बूढ़ा आहिर हाथ जोड़कर डर से कांपने लगा। काम क्या है? परमेश्वर पांडे का बैल जो चोरी गया है, उसमें जालिम का हाथ है। पता लगा है कि बैल बेचकर जालिम अपना हिस्सा लाया है। चलो, दरोगा जी तुमको पकड़ने थाने ले जाएंगे। नहीं तो उनके पास रुपया जमा करके बैल का पता बताओ। दुहाई सिपाही जी की, हम सब बताते हैं। बताओ, किस गांव में किसके हाथ बैल बिका है? बिहंसी ने कड़क कर पूछा। पियरौटा के खिलावन अहीर के हाथ 200 में। जालिम का बाप कांपते हुए दोनों हाथ जोड़कर बोला, अच्छा अच्छा, अब सुत रहो, हम दरोगा जी से जाके कह देंगे।
और बिहंसी लाठी पटकती हुई आगे बढ़ गई। पास में छिपी हुई लड़कियां मुंह में कपड़ा ठूस कर हंसती रही। घर पर थे सुमेसर मिसिर, बारात नहीं गए थे और बाहर द्वार पर सोते हुए खर खर नाक बजा रहे थे। पहुंचकर उनकी बसहट पर बेहंसी ने खटखट 2 बार लाठी पलटकर आवाज लगाई, सुमेसर मिसिर। सुमेसर मिसिर हड़बड़ाकर उठ बैठे। कौन है? चलो, मुखिया के द्वार पर चलो, थाने से दरोगा जी आए हैं, बुलाहट है, हम थाने के सिपाही हैं। सुमेसर मिसिर को रात में कुछ कम दिखाई पड़ता था। घूर कर ताकने की कोशिश करते हुए घबराई आवाज में बोले, कौन काम है? काम क्या है? गांव भर से दरख्वास्त पड़ी है कि 5 बीघा की सारी आमदनी खा गए और हिसाब की बही भी नहीं दिखाते हो। सुमेसर मिस्र की बाई को चुपचाप सोचने लगे तो बिहंसी ने फिर टोका, चलते हो कि नहीं? कहाँ चलें? बही मिल गई है। मिल गई है तो लेके चलो दरोगा के पास, नहीं तो हमको दे दो। हाँ, अभी ले आता हूं। सुमेसर मिस्र ने बाहर बरामदे में पड़ा बड़ा सा 4 पहिए वाला लकड़ी का संदूक खोलकर बही निकाली और बिहंसी के हाथ में रख दी। बही लेकर बिहंसी मोटी आवाज में कड़क कर बोली, अच्छा, अब तुम सूत रहो। पीछे खड़ी लड़कियों का बुरा हाल था। आंचल में मुंह तोप तोप हंसी रोके हुए थीं। बही पाकर बिहंसी गली में घुसकर 9 2 11 लड़कियों को घर पहुंचाकर उसी समय परमेश्वर पांडे के घर पहुंची। घर के लोगों को जगाया। आधी रात चौकीदार को देख लोग घबराए, किंतु बिहंसी ने पगड़ी उतार जालिम के बाप द्वारा जाना हुआ बैल की चोरी का भेद उन लोगों को बता दिया। रातों रात परमेश्वर पांडे के घर के 2 आदमी पियरौटा को निकल पड़े। एक आदमी थाने गया, बैल पकड़ा गया। बाद में जालिम बारात में ही पकड़ लिया गया। गांव में सनसनी की तरह बात फैली। संग में सुमेसर मिश्र द्वारा बही दे दिए जाने की घटना पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हिसाब लगाने पर पता चला कि 1,000 रुपए सुमेसर मिश्र खा गए थे। अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 13 का वाचन। अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 14 का वाचन। 3 4 महीनों के भीतर गुंजा ने घर आंगन को अपने स्नेह के सम्मोहन से बांध लिया। आदमी से लेकर जानवरों तक की चिंता, सूप, गगरे, बाल्टी, डोर, चूल्हे जाते से लगा। गुंजा बलिहार के मोह में बंध गई। 3 4 महीनों में रूपा ने घर का सारा बोझ गुंजा पर छोड़ दिया और गुंजा ने उसे सिर माथे पर ओढ़ लिया। बैसाख के अंत में एक बार वैद्य जी आए थे और गुंजा की मां की तबीयत कुछ खराब होने के कारण रूपा ने गुंजा को कुछ दिनों के लिए चौबे छपरा भेज दिया था। 10 15 दिनों के बाद वैद्य जी आप ही पहुंचा गए थे, किंतु इन 15 दिनों के भीतर ही रूपा की जो दुर्गति हुई उसे वही जानती थी। एक तो देह भारी, फिर महीनों से गृहस्थी के भार से अलग। रूपा को रसोई बनाने में बेहद परेशानी हुई और जब गुंजा आई तो रूपा बोली, जब तू चली जाएगी तो इस घर का क्या होगा? होगा क्या? तेरा घर तू संभालेगी। चंदन बैठकर भोजना चबा रहा था। उसकी ओर देखकर रूपा बोली, और तो संभाल लूंगी, लेकिन इस बम्मड़ महादेव को कौन संभालेगा? वैसे ही गंभीर तिरछी आंखों से चंदन की ओर ताकर गुंजा बोली, मैंने किसी का ठेका लिया है तो क्यों नहीं ले लेती? बोल, ठेका लेगी तो बाबू से बात चलाऊं। गुंजा, चंदन ने रोब से पुकारा। गुंजा और रूपा एक दूसरे को ताककर हंसने लगी। हंसी के बाद चंदन ने फिर पुकारा, गुंजा, क्या है? उठो, एक लोटा रस बना दो। बस, एक लोटा की एक गगरा। तभी खांसते हुए काका आ गए। हाँ तो एक गगरा ही बना दो, चंदन बोला। एक गगरा क्या बन रहा है चंदन? काका ने पूछा। रस काका, रस बन रहा है। एक गगरा कौन पिएगा रे? हाँ, पीने वाले की कमी है काका। पहले गुंजा से कहा 1 लोटा बनाओ, बीच में तुम भी आ गए तो कहा कि अब 1 लोटा में क्या होगा, बने एक गगरा। भैया भी दाना लेके आते होंगे, नुकसान ना होगा। रूपा और गुंजा आंचल से मुंह तोप कर हंस रही थी।
काका जमकर पीढ़े पर बैठ दीवार से पीठ टेकते हुए बोले, बने गुंजा बेटी, तनिक जल्दी हाथ चलाओ। तुम्हारे बिना तो बड़ा उदास लगता था। ये चंदन तो एक नहीं सुनता, पितिया से पिहुरी करता है। मित्रों, पितिया का मतलब होता है चाचा और पिहुरी का मतलब होता है हंसी करना। तुम समाचार कहो, बैदाइन नीक हो गई? हाँ हाँ, नीक हो गई, चंदन ने उत्तर दिया। तू ही चौबे छपरा से आया है? आया नहीं हो तो क्या, जो आया है उसने तो बताया है। रस घोर के गुंजा आती है तो पूछ लेना। अच्छा, रस घोर रही है? काका भीतर से गदगद हो कुछ जोर से बोले, अच्छा घोर बबनी, फीका ना होने पाए, दही हो तो डाल देना। रस जल्दी से इन लोगों के आगे रख गुंजा घर से लाया सामान बाहर निकालने लगी। काका समझ गए। उन्होंने चंदन को चमाइन बुलाने को दौड़ाया और सांझ को रूपा को पुत्र जन्मा। घर आंगन में नए ढंग से खुशी समा गई। नहछू नहान, बरही के भोज आदि में देखते देखते 1.5 महीने कैसे बीत गया, किसी को पता न चला। बच्चा होने के महीने भर के बाद होने वाले भोज में वैद्य जी भी आए थे। भोज समाप्त होने के दूसरे दिन वह रूपा से बोले, अब गुंजा को विदा कर दो रूपा। किंतु रूपा चुप रही। तो वैद्य जी ने फिर प्रश्न किया, क्या बात है बेटी? अभी देह पूरी तरह नहीं चलती बाबू। 1 महीने और गुंजा को छोड़ देते तो मेरी देह संभल जाती। गुंजा को सावन में मैं पहुंचा देती। वैद्य जी घर में चारपाई पर बैठ सामने धरती पर बैठी हुई रूपा को देख बोले, गुंजा सयानी हो गई रूपा, इसकी शादी ब्याह की चिंता लगी है। सोचता हूं अब इससे भी मेरा उद्धार हो जाता तो बड़ी भारी चिंता से फुर्सत मिल जाती। घर की हालत तुम तो जानती ही हो, देने लेने लायक तो मेरे पास क्या है, लेकिन तुम्हारी तरह इसे भी कोई योग्य वर मिल जाता तो मेरे भाग जाग जाते। रूपा चुप रही। वैद्य जी फिर बोले, इस गांव में कोई लड़का तुम्हारी आंखों में तो नहीं है? रूपा फिर भी चुप रही। वैद्य जी फिर बोलने लगे, तुम्हारी माँ तो कहती थी कि उसी गांव में गुंजा भी ब्याह जाती तो दोनों बहनें पास पास रहती। वैद्य जी चुप लगा, रूपा की ओर ताकने लगे तो वह बोली, बाबू, मेरा मन था कि गुंजा का ब्याह चंदन से ही हो जाता, घर की लड़की घर में ही रह जाती तो इस चूल्हे के भाग जाग जाते, गृहस्थी हमारी पूरी तरह संभाल जाती। लेकिन रूपा, देने को मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे ब्याह में भी कुछ दिया तो नहीं था, लेकिन उस समय इस घर की बात और थी। अब खाने पीने से घर बहुत खुशहाल हो गया है। अब ओंकार और उनके काका पता नहीं मेरी बात मानेंगे या नहीं। मुंह खोलने पर अगर नहीं सुनना पड़ा तो इसका दुख मुझसे सहा न जाएगा। अगर इसका भार तुम ले लो तो ठीक है। यही तो मैं भी सोचती हूँ बाबू, कि कहीं ये लोग ऐसा न सोचें कि मैं अपनी बहन को खपाना चाहती हूँ। अगर मेरी बात इन लोगों ने मान ली तो समझूंगी कि मेरा नसीब अच्छा है। वैद्य जी रूपा से गुंजा और चंदन का ब्याह का परोक्ष रूप से इशारा करके चले गए। तब से रूपा इस बात को ओंकार और काका के कान में डालने का उचित अवसर ढूंढने लगी। 1 महीने बाद रूपा ने गुंजा की विदाई की तैयारी की। सावन लग गया था। सोना नदी पूरी तरह भर गई थी। अच्छी अच्छी 5 साड़ियां, भर दौरी पकवान रूपा ने बहन के साथ भेजने को तैयार कर दिया। विदाई के दिन अड़ोस पड़ोस के घरों में जाकर गुंजा समोरिया लड़कियों और बहुओं से विदाई की भेंट कर आई। विदाई के समय चंदन का घर पड़ोस की लड़कियों से भर गया। सबकी आंखें भरी हुई, सबके चेहरे उदास, जैसे गांव की बेटी ससुराल जा रही हो। गुंजा ने काका, ओंकार और रूपा सबके पैर छुए। घर से तीर तक लगभग 150 गज तक गुंजा को पहुंचाने के लिए लड़कियों का झुंड चला। आगे ओंकार, पीछे चंदन, उसके पीछे माथे पर पकवान की दौरी लिए दशरथ और उसके पीछे लड़कियों के दल के साथ गुंजा। काले घने बालों का बड़ा सा जूड़ा, आंखों में हल्का काजल और देह पर नई पियरी, पैर में चांदी के 2 छल्ले और हाथ में सोने की अंगूठी। गुंजा का रूप निखर आया था, किंतु गुंजा की आंखों में घर जाने की जितनी खुशी थी
बलिहार छूटने की उतनी ही उदासी भी भर आई थी। नाव पर बैठते समय तो तीर पर की और भी लड़कियां और औरतें जुट गई थी। नाव की डोगी थी, अगली फेंक पर गुंजा बैठी, बीच में पकवान की दौरी के साथ चंदन, और पीछे से दशरथ ने लग्गी संभाली। नाव सरकने के पहले तीर की ओर मुंह कर अपने दोनों हाथ हल्के से गुंजा ने जोड़ दिए। तीर पर की लगभग सभी समोरिया लड़कियों के भी बीसों हाथ उत्तर में अपने आप ही जुड़ गए। सोना नदी में नाव चौबे छपरा की ओर सरक चली। अभी आप सुन रहे थे उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 14 का वाचन। अब लीजिए सुनिए उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 के भाग 15 का वाचन। सवेरे के लगभग 10 बजे थे। सावन का आकाश बादलों से घिरा हुआ था, किंतु हवा होने से बादल उड़ते जाते थे। चौबेपुर जाने के लिए सोना की धारा और हवा दोनों माफिक थी। सोना का पानी अभी बहुत गंदा नहीं हुआ था। नदी के दोनों ओर जनेरा, सांवा और जोन्हरी के हरे खेत लहरा रहे थे। ठंडा सुहावना मौसम नाव खेने के लिए मन में और भी उत्साह भर देता था। चंदन और गुंजा दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए थे। दोनों रह रहकर एक दूसरे को निहार लेते। रंगरेज के हाथों रंगी हुई पीली साड़ी पर अबरक हवा से साड़ी के हिलने पर रह रहकर चमक जाता था। गुंजा की स्वस्थ भरी गोरी देह पर पियरी खिल रही थी। कलाइयों में भी भरी हुई चूड़ियां और चांदी के पछुए हाथ के तनिक हिल जाने पर बज उठते थे। सुघर सलोने मुंह की काजल से भरी बड़ी बड़ी आम की फाक सी आंखें चंदन के मुंह पर टिकी रहती। जब कभी चंदन ताक देता तो गुंजा लजाकर दूसरी ओर देखने लगती। आज गुंजा को लग रहा था कि 4-5 महीनों के दिन जैसे खेल में ही बीत गए। नाव पर चढ़ने के बाद उसे लगा कि उसे बलिहार के बाहर भी आना है। भीतर भीतर गुंजा के मन में रह रहकर कुछ कचोट रहा था। लगता था बलिहार में कुछ छूट गया है। नाव दाएं किनारे से बढ़ रही थी। अहिर का बेटा दशरथ बेहद चतुर था। गुंजा से बोला, घर में तो चंदन से तुम इतना बतियाती थी गुंजा बबनी, यहाँ क्यों चुप्पी साध ली? गुंजा मुस्कुरा पड़ी तो दशरथ फिर बोला, हमारा वह चलता तो वैद्य जी से कहते कि छोटी बेटी को भी इसी घर में डाल दो। घोड़ी पर सवार होते जगत जवार छान मारेंगे, लेकिन चंदन जैसा लड़का नहीं पाएंगे। कोई दूसरी संतान तो उनको है ही नहीं। साध सोहिला से चंदन के साथ विवाह कर छुट्टी पाते। बबुनी का मन हो तो मैं वैद्य जी से और काका और ओंकार भैया से भी कह सकता हूं। लेन देन में क्या रखा है? दान दहेज तो बहुत मिलता है, लेकिन बर कन्या की ऐसी जोड़ी नहीं मिलती। बोलो गुंजा बबनी, क्या कहती हो? दशरथ हंसने लगा। गुंजा कुछ लजाकर चंदन की ओर ताक आंचल में मुंह तोप कर हंसने लगी तो चंदन बोला, तू अगुवाई और उपरोहिती दोनों करना। दशरथ चिढ़ गया, है चंदन, अहिर का बेटा हूं तो क्या हुआ? एक बार अगर तुम मुंह खोल दो तो ओंकार भैया से तुम्हारे सामने न कह दिया तो कहना असल का नहीं। अच्छा लगी बात, बहुत बढ़ कर ना बोल। थक गया हो तो ला लगी, अब हमें दे। थका तो नहीं हूं, लेकिन अगली फेंक पर दाब पड़ता है। गुंजा बमनी तुम्हारे पास बीच में आकर बैठ जावे तो नाव की चाल तेज हो जाए। दशरथ की बात पर चंदन ने घूमकर पीछे दशरथ की ओर ताका। उत्तर में दशरथ ने आंखों से ही चंदन से कुछ कहा। चंदन ने तो कुछ नहीं कहा, पर गुंजा अपने आप ही चंदन की बगल में आकर बैठ गई। कोरी रंगी हुई साड़ी की क्वारी गंध चंदन की देह मन में भरने लगी। चंदन ने बगल में बैठती हुई गुंजा को एक अजब भाव से निहारा। नाव के पाटे हुए चाचर की कोर पर बैठकर अपने और अगले फेंक के बीच की खाली जगह में चंदन और गुंजा दोनों ने पैर लटका लिए थे। नाव में थोड़ा सा पानी था। दशरथ ने एक बार फिर तेजी से लग्गी मारी। नाव की चाल बढ़ी और अगला फेंक पानी की सतह से कुछ ऊपर उठ गया तो उधर का सारा पानी लुढ़क कर गुंजा और चंदन के दोनों पैरों को धो गया। गुंजा के रंगे हुए पैरों का लाल रंग पानी में छूटने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक चंदन ने नीचे पैर की ओर देखा
तो पाया कि गुंजा के गीले पैरों से छू छू कर उसके अपने पैरों पर भी रंग के लाल लाल धब्बे उतर आए थे। चंदन अपने और गुंजा के लाल रंगे पैरों को वैसे ही निहारता रहा। गुंजा का ध्यान गया तो बोली, क्या देख रहे हो? नीचे पैरों को देखो। गुंजा ने देखा तो लाज से गड़ गई। चंदन गुंजा के भोले चेहरे को देखने लगा और गुंजा चंदन के पैरों पर लगे लाल धब्बों को निहारती गहरे लाल रंग से रंगी अपनी एड़ी चंदन के नाखूनों पर रगड़ने लगी। यह क्या? जब रंगा तो पूरी तरह रंग जाए। तय दय क्या? एक बार तो रंगना है ही, लजाते क्यों हो? चंदन अपना पैर निकाल नदी में लटका कर धोने लगा तो नाव कुछ ओलरी। दशरथ का ध्यान टूटा तो बोला, क्या है चंदन? कुछ नहीं, तुम लग्गी मारो। और चंदन ने अपने दोनों पैर थोड़ा सा ऊपर करके दशरथ को दिखा दिया। दशरथ मुस्कुराकर रह गया। सहसा दशरथ गाने लगा, पाकल पाकल पन्नवा खियावे गोपी चन्नवा, पिरितिया लगावे लारे बेईमनवा पिरितिया लगावे। नाव पानी चिढ़ती गई। दशरथ के गीत के बोल हवा में पीछे छूटते गए और ऊपर आकाश में एक के बाद एक बादल के टुकड़े सूरज को ढकते हुए मौसम सुहावना करते गए। अभी कितनी दूर है चंदन? आधे से अधिक तो आ गए। देखो, वह रहा तुम्हारे गांव का सिवान वाला बरगद का पेड़। गुंजा ध्यान से देखकर बोली, अरे दीपा सत्ती वाला कहो। और गुंजा ने मन ही मन दीपा सत्ती को प्रणाम किया और सोना का जल लेकर अपने सिर पर छिड़क मन में ही मनौती मानी कि हे दीपा सत्ती, यदि चंदन ने मेरी मांग भरी तो गा बजा के चुनरी से तेरी गोद में भरूंगी। फिर अपने आप ही चंदन से कहने लगी, सुनो चंदन, हमारे गांव में एक चौबे थे। उनकी बेटी थी दीपा। ब्याह के समय लोग कहते हैं वे 14 साल की थी। ब्याह के बाद दीपा ने कोहबर में बैठे हुए अपने वर को देख लिया जो 45 साल का था। कोहबर की रस्म जब पूरी हो गई तो पिछवाड़े खिड़की की राह से निकल के दीपा इसी सोना में डूब मरी। भोर में उनकी लाश इसी पेड़ की जड़ में अटकी मिली। पहले सोना में 12 मास पानी भरा रहता था, लेकिन तभी से गर्मी में ये सूख जाती है। उसी समय से इस पेड़ का नाम दीपा सत्ती पड़ा। इस गांव का चलन है कि हर लड़की अपने ब्याह के बाद विदाई से पहले अपने वर के साथ आकर दीपा सत्ती को पूजती है। तो तुम भी पूजोगी ना गुंजा? चंदन ने बीच में ही टोक दिया। और नहीं तो क्या? गुंजा ने लजाकर चंदन को देखा। नाव दीपा सत्ती के पास आ गई थी। गुंजा फिर कहने लगी, इनसे लोग मनौती मांगते हैं और पूरी भी होती है। चंदन, तुम भी मनौती मांग लो ना। किसके लिए? चंदन ने शरारत भरी हंसी हंसकर पूछा। अपने लिए। और किसके लिए? गुंजा कुछ खिंच कर बोली। किस बात के लिए? चंदन ने फिर पूछा। जिस बात के लिए तुम्हारा मन चाहे। तुम्हारे मन की बात मैं क्या जानती हूं? गुंजा ने बड़ी सरलता से कहा और फिर सोना की बहती धार की ओर ताकने लगी। चंदन भी उसी सरलता से गुंजा को निहारने लगा। बक, हमको क्या निहारते हो? मांगो न मनौती। चंदन हंसकर कहने लगा, हे दीपा सत्ती। गुंजा ने बीच में ही टोक दिया, ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर कहो। और गुंजा चंदन की दोनों हथेलियां जुटाकर सामने की ओर बढ़ाकर बोली, अब कहो। हे दीपा सत्ती, अगर गुंजा को अच्छा सा मनचाहा वर मिला तो मैं तुम्हें पकवान चढ़ाऊंगा। गुंजा ऊपर से खींच गई। जोर से चंदन की पीठ में चिकोटी काटकर बोली, मनौती में भी हंसी करते हो? कहूंगी पूरब चलने को तो चलोगे पश्चिम। गुंजा की इतनी चिंता है तो क्या? चंदन ने कहा, कुछ नहीं, हर समय हंसी। गुंजा दूसरी ओर मुंह करके बैठ गई। चंदन गुंजा के पास सरक कर बैठ गया। नाव दीपा सत्ती को पार कर गई थी। हमारे पास बैठना अच्छा नहीं लगता? गुंजा ने चंदन से धीरे से पूछा। जानने वाले के पास अंतिम समय में घड़ी भर बैठ लेने से कौन सा सुख मिलेगा? गुंजा, अब जब बाकी दिन अकेले ही काटने हैं तो घड़ी भर का यह संसार तो और भी कचोटता रहेगा। इतने दिनों के बीच गुंजा से चंदन ने इतना खुलकर कभी नहीं बोला था। गुंजा ने दूसरी ओर आंख फेर ली। फिर सोना के जल में
टप टप आंसू गिरने लगे। मित्रों, यहीं पर उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 1 का वाचन समाप्त होता है। अब आप वाचन के अगले क्रम में उपन्यास कोहबर की शर्त के खंड 2 का वाचन सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए यूट्यूब के सोनांचली कॉर्नर से। धन्यवाद। नमस्कार।